अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशंस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम नॉन एक्वस टाइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है इसमें हमने सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को डिस्कस किया, फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन को, उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, देन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन से रिलेटेड है। इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और अगर ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते किसे हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड इन विच द टाइट्रेंट एनालाइट और बोथ आर डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसी टाइट्रेशन की टाइप है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक है कि जिसमें या तो टाइट्रेंट या एनालाइट या दोनों ही किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, ठीक है, अदर देन वाटर होता है। और आम तौर पे ये जो टाइट्रेशंस हैं स्पेशली यूजफुल फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस दैट डू नॉट गिव शार्प एंड पॉइंट्स इन एक्वस मीडियम। ये जो टेक्निक है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये आम तौर पे उन वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए है कि जो एक्वस मीडियम में शार्प एंड पॉइंट शो नहीं करते, ठीक है, दैट डू नॉट गिव द शार्प एंड पॉइंट इन एक्वस मीडिया। तो इसलिए फिर हम उन्हें नॉन एक्वस मीडियम में यूज़ करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये वाइडली यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। और इसको हम जो है इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर दोज इन विच टाइट्रेशन ऑफ वीकली एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस आर कैरीड आउट यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स सो एज टू गेट शार्प एंड पॉइंट। यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऐसी टाइट्रेशंस हैं कि जिसमें हम वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी टाइट्रेशन करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करके। और हमारा मकसद ये होता है कि जो एंड पॉइंट है वो शार्प हो, ठीक है, शार्प एंड पॉइंट को हासिल करने के लिए फिर हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखें, सम कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल स्टीराइड, एल्कलाइड्स, फैट्स, विटामिन्स। यानी वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह वाटर क्या करता है, वाटर कुछ एनालाइट्स को डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है, वाटर हाइड्रोलिसिस करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एनालाइट की हाइड्रोलिसिस ना हो या एनालाइट जो है वो डिकम्पोज ना हो, तो उसके लिए भी फिर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह वीक एसिड और बेसिस की हमने पहले भी बात कर ली कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में बेटर आयोनाइज होते हैं और इनके शार्प एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को प्रेफर किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस के लिए। उसके बाद है जी द रिएक्टेंट इज रिएक्टिव विद वाटर। सम हाउ ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट है ये एनालाइट है वो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, उसकी क्या होती है, केमिकल डीकम्पोजिशन होती है इन वाटर। तो उससे बचने के लिए भी नॉन एक्वस टाइट्रेशंस को यूज़ किया जाता है। और ऐसा रिएक्टेंट जो कि वीक एसिड है या वीक बेस है, ठीक है, तो वाटर क्योंकि एम्फोप्रोटिक एम्पीप्रोटिक नेचर का है, ठीक है, यानी एसिड के साथ भी और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन को प्रेफर किया जाता है। तो सिंपली अगर मैं समराइज़ करूं कि वो सब्सटेंसेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, या वो सब्सटेंसेस के जिनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, या वो सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशंस यूज़ की जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखें कि कौन सी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है जी, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड यूजिंग नॉन एक्वस प्रोसीजर्स। मॉइस्चर शुड बी हेल्ड
टू लेस देन 0.05%। यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, वो ये है कि जो एनालाइट है या टाइट्रेंट है या ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो नॉन एक्वस होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉइस्चर जो है शुड बी लेस देन 0.05%। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड टाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट एज फार एज पॉसिबल एट द सेम टेम्परेचर। यानी इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है और टाइट्रेशन है वो सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स द एसिडिटी डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी एसिडिटी, ठीक है, किस तरह डिक्रीज होती है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। सबसे पहले जो है वो परक्लोरिक एसिड है, फिर HBr है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर HCl है, फिर नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है वाइल चूजिंग द सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड नॉट बी प्रेजेंट इवन इन माइन्यूट अमाउंट। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए माइन्यूट अमाउंट में भी, तो इसका ज़रा आंसर देखें कि इफ़ वी आर डूइंग टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, वाटर विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू सैंपल एंड डोनेट्स प्रोटॉन टू द बेस। ठीक है, थस देयर इज इंटरफेरेंस इन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विद बेस। यानी फॉर एग्जांपल हम टाइट्रेशन कर रहे हैं एक वीक एसिड की, अब उसमें वहाँ पे अगर वाटर भी मौजूद होगा तो वाटर उस एसिड की निस्बत स्ट्रॉन्गली एक्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, ये बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से उस एनालाइट की जो कि वीक एसिड है उसकी टाइट्रेशन क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, उसके रिजल्ट्स में फिर क्या आएगी, इंटरफेरेंस आएगी। इसी तरह सिमिलरली अगर अगर हमारे पास क्या है, इफ़ वी आर डूइंग टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस, तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू सैंपल एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, थस देयर इज इंटरफेरेंस इन रिएक्शन ऑफ वीक बेस विद एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक बेस की, तो वाटर भी अगर वहाँ मौजूद है तो वाटर फिर उस बेस की निस्बत स्ट्रांगली एक्ट करेगा और एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह हम जो वीक बेस की किसी एसिड के साथ टाइट्रेशन कर रहे होंगे तो वाटर वहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, तो इस मकसद के लिए, इस वजह से क्या है कि वाटर या किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल में जो चीज़ इंक्लूड है, द सॉल्वेंट इन्फ्लुएंसेस द एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूट्स। यानी कि ये नॉन एक्वस जो टाइट्रेशन है उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट जो हैं सॉल्वेंट्स हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोफिलिक जो सॉल्वेंट्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह तीसरा जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं ये नॉन आयनाइजिंग या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ओनली डिजॉल्व एनालाइट विद आउट प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, ये एनालाइट को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, बग़ैर प्रोटॉन ट्रांसफ़र के। यानी कि ये एसिडिक और बेसिक सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जस्ट सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, प्रोटोजेनिक है, प्रोटोफिलिक है और ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को। टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो हमारे पास जो है कितने तरह के सॉल्वेंट हैं, 4 तरह के। ठीक है, एप्रोटिक, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक जो अभी हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह एक और सॉल्वेंट होता है, इसे कहते हैं एम्फीप्रोटिक। ठीक है, एम्फीप्रोटिक। अब वन बाय वन थोड़ी इनकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमने बात की थी कि क्या है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, तो ये क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे और प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये आसानी से आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन।
यानी इनके पास प्रोटॉन डोनेट का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये आसानी से आयनाइज हो जाते हैं। इसी तरह ये क्या करेंगे, दे इन्हांस बेसिसिटी ऑफ वीक बेस, ये वीक बेस की बेसिसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, वीक बेस की एक्चुअली क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो ये क्या कर रहे हैं, वीक बेस भी है तो उसकी बेसिसिटी को इन्हांस कर देंगे। इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, प्रोपिनोइक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो दे ऑल आर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, these are acidic in nature and donate protons। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, तो ये बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं और ये वीक एसिड की एसिडिटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम एसिड्स और टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस प्रोटॉन के साथ ये क्या हो जाएंगे, सॉल्वेट करेंगे। इसी तरह एसिड प्लस बेसिक सॉल्वेंट क्या बनेगा, सॉल्वेटेड प्रोटॉन, और साथ में कॉन्जुगेट बेस बनेगा ऑफ एसिड। अब प्रोटोफिलिक जो सॉल्वेंट है इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट है, एसीटोन है, ईथर है, पायरिडीन है, लिक्विड है, लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, इसी तरह जो है डीएमएफ है, तो ये सारे जो हैं दीज आर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, जो क्या करते हैं, जो बेसिक करैक्टर रखते हैं और वीक एसिड की एसिडिटी को इन्हांस करते हैं। किस तरह इन्हांस करते हैं कि उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह थर्ड जो है दैट इज़ ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इन्हें हम इनर्ट सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं दे आर न्यूट्रल एंड केमिकली इनर्ट। ठीक है, इनका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एसिड्स और बेसिस एंड देयरफॉर डू नॉट फेवर आयनाइजेशन। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, लो होगा, और ये आयनाइजेशन को फेवर नहीं करते। ठीक है, यानी आसानी से आयनाइज नहीं होते, ना ही ये एसिड के साथ और ना ही ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसमें ज़रा देखिएगा, द पिक्रिक एसिड गिव्स अ कलरलेस सोल्यूशन इन बेंजीन और टोलोइन विच बिकम्स येलो ऑन एडिंग एनिलीन, shows that picric acid is not dissociated in benzene और टोलोइन solution। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो पिक्रिक एसिड है, ठीक है, वो बेंजीन और टोलोइन में कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, लेकिन वही पिक्रिक एसिड जो है, जब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें एनिलीन को ऐड करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। इससे ये शो होता है कि जो एनिलीन जो पिक्रिक एसिड है वो बेंजीन और टोलोइन के सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हुआ था। ठीक हो गया। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स नाइदर एक्सेप्ट नॉर डोनेट प्रोटॉन, ना ही ये सॉल्वेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना ही डोनेट करते हैं। इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट शामिल हैं, बेंजीन है, डाइऑक्सिन है, क्लोरोफॉर्म है, इथाइल एसीटेट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सो दे ऑल आर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है वो है एम्फीप्रोटिक। ठीक है, दे हैव बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टीज़, यानी ऐसे सॉल्वेंट हैं जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोटॉन को और डोनेट भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, दे ऑल आर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। अब इसमें ज़रा देखिएगा, एसिटिक एसिड जो है उसका जो फंक्शन एज एन एसिड वो किस तरह है। तो इफ़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज परक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन एसिटिक एसिड, द लेटर कैन फंक्शन एज अ बेस एंड combine with protons donated by the perchloric acid to form protonated acetic acid। यानी एसिटिक एसिड अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल परक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको हम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड जो है बेस के तौर पे एक्ट करेगा और परक्लोरिक एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड में, जिसे हम ओनियम आयन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ये HClO4 जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को दे रहा है और एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंस द एसिटिक एसिड readily donate its proton
अब यहाँ पे जो है जिस तरह हमने ये बात की है ओनियमाइन की, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये अब स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, अब अगर उसमें हम बेस को ऐड करते हैं तो ये जो सोल्यूशन है जिस जो कि परक्लोरिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड पे मुश्तमिल है, अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन बन गया है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन बन चुका है। तो ये क्या करेगा, बेस को प्रोटॉन जो है आसानी से डोनेट कर देगा। अब देखिएगा, व्हेन अ वीक बेस सच एज पायरिडीन इज डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, equivalent amount of acetate ions are produced which have more tendency to accept proton। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको वीक बेस ऐड किया है, पायरिडीन, ठीक है। तो पायरिडीन जो है एसिटिक एसिड में डिसॉल्व होगी और क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिटेट आइंस जो हैं प्रोड्यूस होंगे कि जिनकी विच हैव द मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। जितने ज़्यादा एसिटेट आइंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिएगा, देयर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वीक बेस इन एसिटिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विद परक्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड टू ऑब्टेन अ शार्प एंड पॉइंट। अब इस तरह हमारे पास एक तरफ क्या है, हमारे पास एक तरफ जो सोल्यूशन है वो वीक बेस इन एसिटिक एसिड है, और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास परक्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड है। तो इनमें से हमारे पास ये जो दोनों सोल्यूशन है इनकी अब टाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, एंड पॉइंट बहुत ही शार्प होगा, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा एक सारी समरी को रिपीट कर देता हूँ। एसिटिक एसिड नॉर्मली जो है ये एक वीक एसिड है, लेकिन परक्लोरिक एसिड के साथ होता क्या है कि ये बेस के तौर पे एक्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसकी प्रेजेंस में ये अब जो है सोल्यूशन ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा। सही हो गया। सिमिलरली क्या होता है कि एसिडिक एसिड जो है, ठीक है, अगर हम इसमें पायरिडीन ऐड करें तो पायरिडीन जो है ये क्या है, पायरिडीन इज अ बेस। तो जब हम इसको एसिटिक एसिड में डाल रहे हैं तो होगा क्या कि एसिटिक एसिड एसिड के तौर पे एक्ट करके इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास मिक्सचर बना है, सॉल्यूशन बना है, ये अब स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला सॉल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, नीचे वाला सॉल्यूशन जो कि अब स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन बन चुका है। तो इन दोनों की जब हम आपस में टाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, शार्प एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारा मकसद यही था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करने के लिए कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वीक एसिड या वीक बेस हैं, ठीक है, जो कि एक्वस मीडियम में शार्प एंड पॉइंट शो नहीं करते, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करके हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, शार्प एंड पॉइंट हासिल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। तो इसमें ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहला पॉइंट है, द सॉल्वेंट सिलेक्टेड शुड बी सॉल्युबल टू बोथ द ड्रग सैंपल एंड टाइट्रेंट। यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सैंपल एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों को डिसॉल्व करे, ठीक है। और इट शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्रग, वाइदर इट इज़ वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नेचर ऑफ ड्रग पे बेस्ड हो, ड्रग यानी कि एनालाइट पे बेस्ड हो, ठीक है। चाहे जो है हमारे पास एनालाइट वो वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ सैंपल इज़ वीक एसिड देन बेसिक सॉल्वेंट्स विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास जो है सैंपल वीक एसिड है तो सॉल्वेंट हम कौन सा लेंगे, वो हम बेसिक लेंगे, ठीक हो गया। द सॉल्वेंट सिलेक्टेड शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग सैंपल। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा सैंपल एनालाइट जो है उसके साथ रिएक्ट ना करे। द सॉल्वेंट शुड बी रीडली अवेलेबल ऑफ लो टॉक्सिसिटी इन एक्सपेंसिव। सॉल्वेंट जो है वो इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए और वो टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो लो होना चाहिए। तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, यूज, ठीक है। जो वीक बेसेस हैं
नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, अल्कलाइड्स वगैरह, उनकी टाइट्रेशन के लिए इस सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। इसी तरह जो है एक है एसीटोनाइट्राइल, जनरली यूज्ड अलॉन्ग विद क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड। एसीटोनाइट्राइल को किसके साथ यूज़ किया जाता है? क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड के साथ। और ये जो है ये सॉल्वेंट यूज़ होता है इन टाइट्रेशन ऑफ मेटल इथेनोएट्स विद परक्लोरिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट जो सॉल्वेंट है वो है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में मिथानोल, इथानोल, ब्यूटानोल, ग्लाइकोल्स, इनको यूज़ किया जाता है फॉर सोप एंड साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। और इसी तरह डाईऑक्सेन है, इसको यूज़ किया जाता है एज रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और DMF जो है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसको यूज़ किया जाता है फॉर टाइट्रेशन ऑफ अमाइड्स एंड बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं सॉल्वेंट्स हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसीटोनाइट्राइल, अल्कोहल्स, डाईऑक्सेन, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेवलिंग इफेक्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लेवलिंग इफेक्ट कहते किसे हैं। सो द एसिडिटी ऑफ वीक एसिड कैन बी इन्हांस्ड using basic solvents because the basic solvents has higher affinity to take up the protons from acid। अब वो कह रहे कि सम टाइम हमारे पास जो एनालाइट है वो वीक एसिड है, जिसकी एसिडिटी क्या होती है? कम होती है। तो उसकी एसिडिटी को इन्हांस किया जा सकता है बाय यूजिंग बेसिक सॉल्वेंट्स। अब बेसिक सॉल्वेंट क्या करेगा? उसके पास प्रोटॉन को हासिल करने की अफिनिटी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो वो वीक एसिड को भी क्या करेगा? उसकी एसिडिटी को इन्हांस कर देगा। ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है, बट ये अमोनिया सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह बेसिसिटी ऑफ वीक बेस, इसको भी इन्हांस किया जा सकता है। किस तरह? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट। यानी हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्वेंट है, तो एसिडिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा? एक वीक बेस जो है उसकी बेसिसिटी इन्हांस हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है जो किसी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बना दे या किसी वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस बना दे, इस इफेक्ट को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक हो गया। ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट किस तरह डिटरमिन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? तो एंड पॉइंट जो है उसको डिटरमिन किया जाता है बाय यूजिंग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है। यानी एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इनको यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। और दूसरा जो है वो इंडिकेटर मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं? विजुअल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, आर कंसीडर्ड एज मोस्ट सूटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, विजुअल इंडिकेटर, तो ये मेथड मोस्ट सूटेबल है फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टल वायलेट। अब क्रिस्टल वायलेट बेसिकली क्या है? ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यानी इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के लिए क्रिस्टल वायलेट को एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि बेसिक मीडियम में इसका कलर वायलेट होता है और एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होगा? येलिश ग्रीन होगा। ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इन टाइट्रेशन ऑफ बेसिस, वाइडली यूज फॉर पायरिडीन टाइट्रेशन विद परक्लोरिक एसिड। यानी परक्लोरिक एसिड के साथ जो पायरिडीन की टाइट्रेशन है उसके लिए जो हम मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट। इसी तरह नेक्स्ट है वो है थाइमोल ब्लू। अब थाइमोल ब्लू में ये किस सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है? 0.2% वेट बाय वॉल्यूम इन मिथानोल। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो कलर चेंज है वो येलो से ब्लू होगा। और इस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की टाइट्रेशन के लिए जो कि एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है। इन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। So thymol blue used in titration of substances acting as acids in dimethyl formamide। उसके बाद हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है
क्यूनलाइड रेड, ठीक है, इसका कलर जो है वो चेंज होता है पर्पल रेड से पेल ग्रीन, और इसको यूज़ किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस इन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसी तरह ऑरसेट ब्लू है, तो इसका कलर ब्लू होगा इस बेसिक मीडियम में और पिंक होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और इसी तरह मिथाइल रेड है, तो मिथाइल रेड का कलर येलो से रेड में कन्वर्ट होता है, और ये इंडिकेटर जो है ये भी नॉन एक्वस इंडिकेटर है। तो हमारे पास जो है क्रिस्टल वायलेट, थाइमोल ब्लू, क्यूनलाइड रेड, और इसी तरह जो है ऑरसेट ब्लू और मिथाइल रेड। So these all are used in non-aqueous titrations. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइट्रेशन फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेंट्स। कौन कौन से टाइट्रेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइट्रेंट्स में हमारे पास परक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, सोडियम मेथॉक्साइड, पोटाशियम मेथॉक्साइड है, लिथियम मेथॉक्साइड है, इसी तरह टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सिल्वर नाइट्रेट। सो दीज ऑल आर यूज्ड एज टाइट्रेंट्स इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा टाइट्रेंट किस सॉल्वेंट सिस्टम में यूज़ होता है। तो परक्लोरिक एसिड जो है ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इस टाइट्रेंट को फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेसिस, जैसे कि एल्कलाइड्स, अमाइंस, पायरिडीन, ठीक है। इस तरह के जो वीक बेसिस हैं उनकी टाइट्रेशन के लिए परक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कौन से सॉल्वेंट सिस्टम में यूज़ होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए, और इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेसिस जहाँ पे परक्लोरिक एसिड जो है वो सूटेबल ना हो। उसके बाद जो है इसी तरह ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है जो कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ होता है, सोडियम मेथॉक्साइड है जो कि मिथानोल सॉल्वेंट में यूज़ होता है, इसी तरह पोटाशियम मेथॉक्साइड जो है ये भी मिथानोल सॉल्वेंट सिस्टम के लिए, इस तरह टेट्राब्यूटाइल अमोनियम ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, और डीएमएसओ और अल्कोहल्स इन सॉल्वेंट सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें सारा टेबल की बजाय आप जो है एक दो टाइट्रेंट के नेम याद कर लें और ये याद रख लें कि किस सॉल्वेंट सिस्टम में उसको यूज़ किया जाता है, और इसी तरह जो है उसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। इसी तरह लास्ट पे देखें तो सिल्वर नाइट्रेट को भी एज अ टाइट्रेंट यूज़ करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ऑफ हैलाइड्स, ठीक है, इन नॉन एक्वस मीडियम। तो ये हमारे पास कुछ टाइट्रेंट्स हैं जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास चंद एप्लीकेशंस हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामाइन और अल्कलाइड्स और स्टीराइड्स, इन सब की डिटर्मिनेशन के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है, इन ऑयल, फैट्स एंड फूड्स, यानी कि ऑयल्स में, फैट्स में, फूड आइटम्स में जो एसिड्स कंटेंट है उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और एनालिसिस ऑफ वाटर इनसॉल्युबल फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो वाटर इनसॉल्युबल फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके एनालिसिस के लिए भी, और मेटल, सोप्स और फैटी एसिड कंटेंट को डिटरमिन करने के लिए भी क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो इस टाइट्रेशन के एडवांटेजेस देखिएगा कि एप्लीकेबल टू वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल। इसी तरह ये इसका फ़ायदा क्या है कि गिव शार्पर एंड पॉइंट्स फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस, और प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सेंसिटिव कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का ये भी फ़ायदा है कि सेंसिटिव कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से बचा जा सकता है। और लिमिटेशन की बात करें तो इट रिक्वायर स्पेशल सॉल्वेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, और सॉल्वेंट प्योरिटी जो है वो क्रिटिकल होती है, और टॉक्सिसिटी और हैंडलिंग हैजर्डस फॉर सम सॉल्वेंट्स, लेकिन यानी कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, हैजर्ड्स काज करते हैं, तो उनको हैंडल करना भी ये एक इशू होता है, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था ओवरऑल, इसमें हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशंस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। दुआ